Hello students, today we will continue our chapter number 14, the nationalist movement. This is the last part of the chapter. Let us start. Some more important events of nationalist movement. Let us study the important events in the nationalist movement after the after the non-cooperation movement. It was the peasants and workers movement. Peasants and workers joined the nationalist movement to oppose British exploitation and high taxes. क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं स्मॉल फार्मर्स और वर्कर्स से बहुत ज़्यादा टैक्सेस हाई टैक्सेस लेते थे और साथ ही उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता था. दैट इज़ वाई द पीजेंट्स एंड वर्कर्स जॉइंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट. दे वर हेल्प बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल इन गुजरात. सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि गुजरात के बारडोली में किसानों का हेल्प कर रहे थे, उन्होंने बहुत से किसानों को उन ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपोज करने के लिए प्रेरित किया. Next was Simon Commission, that was in 1927. It was sent to India to make Indians happy. इंडिया में इसलिए साइमन कमीशन भेजा गया था जिससे कि कुछ इंडियंस जो हैं वो खुश हो जाएं, उनको ऐसा लगे कि ब्रिटिशर्स भी इंडियंस के हेल्प के लिए कुछ एक्शंस ले रहे हैं. टू रिव्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था जिसमें डायरकी सिस्टम यानी ड्यूअल गवर्नमेंट शुरू की गई थी, उसी को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन भेजा गया था. बट इट डिड नॉट हैव एनी इंडियन मेंबर. लेकिन साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था. सो साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम्स. इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम्स ने साइमन कमीशन का विरोध किया और जहाँ जहाँ साइमन कमीशन की रिपोर्ट पहुँची वहाँ उन्हीं जगहों पर हर जगह प्रोटेस्ट हुआ साइमन कमीशन के खिलाफ. ऐसे ही लाला लाजपत राय भी इंजर्ड हो गए. लाला लाजपत राय वो वॉज इंजर्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन इन लाहौर. लाहौर में साइमन कमीशन के लिए प्रोटेस्ट करते साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में लाला लाजपत राय जो हैं इंजर्ड हो गए. ही वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द साइमन कमीशन. नाउ नेक्स्ट इवेंट इज़ लाहौर सेशन 1929. अब लाहौर सेशन जो है कांग्रेस का एक इम्पॉर्टेंट सेशन था बिकॉज व्हाट हैपेंड इन लाहौर सेशन वाज पूर्ण स्वराज डिक्लेयर्ड एज द गोल ऑफ कांग्रेस. कांग्रेस का एक एम जो है डिक्लेयर किया गया वो था पूर्ण स्वराज, यानी ब्रिटिशर्स से अब पूर्ण स्वराज की मांग की गई, डिमांड की गई. वाई? क्योंकि ये इवेंट जो है कैलकटा सेशन में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट के रूप में सामने आया था. जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट इन लाहौर सेशन ऑफ 1929 बिकॉज इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन लाहौर. लाहौर के रावी रिवर के किनारे ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर इट वॉज हेल्ड एंड इट वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1929. तो मेन जो डिसीजंस थे वो क्या लिए गए देखिए लाहौर सेशन में. आरटीसी टू बी बॉयकॉटेड, यानी पूरी तरह से जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो पूरी तरह से अब बॉयकॉट किए जाएंगे. कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर्ड एज द एम ऑफ द कांग्रेस. पूरी तरह से कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वही कांग्रेस सेशन का एक एम था, कांग्रेस का एक एम बन गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ. CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑथराइज्ड टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ऑल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स आस्क्ड टू रिजाइन देयर सीट्स. अब इन्होंने कांग्रेस ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसके अंतर्गत डिसोबीडिएट करना था ब्रिटिशर्स को. डिसोबीडियंस का मतलब होता है किसी तरह से भी कोई आज्ञा नहीं माननी थी, ऑर्डर्स नहीं मानने थे ब्रिटिशर्स के, और साथ ही टैक्सेस का भी पेमेंट नहीं करना था, और साथ ही सारे लेजिस्लेचर्स में जो भी इंडियन मेंबर्स थे उनको भी कहा गया कि रिज़ाइन कर दी जाए अपनी सीट्स से. January 26, 1930 fixed as the first Independence Day to be celebrated everywhere. और साथ ही इस लाहौर सेशन में एक और डिक्लेरेशन हुआ कि 26 January 1930 will be celebrated as the first Independence Day in India.
Now, the next movement was civil disobedience movement from 1930 to 1934. It basically included the breaking of laws made by the British. अब disobedience का मतलब था not to फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ब्रिटिश. तो उनमें मेनली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉज बनाए गए थे उनको ख़त्म करना था, ब्रेक करना था. ऑन मार्च 12 1930 गांधी जी स्टार्टेड डांडी मार्च विद 78 सपोर्टर्स टू ब्रेक सॉल्ट लॉ. देखिए, आप सबको पता है सॉल्ट इज़ द बेसिक नीड फॉर एवरीवन, बट द ब्रिटिश रिस्ट्रिक्टेड द इंडियंस टू मेक सॉल्ट एंड they propagated the salt made by Britain from लिवरपूल. लिवरपूल नाम की एक जगह थी ब्रिटेन में, जहाँ का कि सॉल्ट पूरे इंडिया में बेचा जा रहा था और ज़्यादा कीमत पर बेचा जा रहा था. और इंडियंस को ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, रोक दिया गया था कि वो सॉल्ट नहीं बनाएंगे. दे मेड सॉल्ट. इसीलिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू की. साबरमती आश्रम से दांडी तक उन्होंने पैदल यात्रा की और उनके साथ 78 सपोर्टर्स थे जो कि सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए उनके साथ मार्च में शामिल हुए. दे मेड सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. दांडी पहुंचकर उन्होंने सी वाटर से सॉल्ट बनाया. द मूवमेंट वॉज लेड बाय अब्दुल गफ्फार खान फॉर फ्रंटियर गांधी इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस. अब देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है पूरे इंडिया में शुरू हो गई थी. अब्दुल गफ्फार खान जो कि पंजाब रीजन जो भी प्रेजेंट है, पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था, तो वहाँ से अब्दुल गफ्फार खान ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया. इसीलिए उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है. कोर्ट्स बॉयकॉटेड, फॉरेन गुड्स बर्न्ड, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे टैक्सेस. तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सामने लाई गई. कोर्ट्स जो हैं वो बॉयकॉट किए गए. स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल्स और कॉलेजेस बॉयकॉट कर रहे थे. फॉरेन गुड्स को जला दिया गया और पीजेंट्स ने अपने टैक्सेस देने से मना कर दिया. अब रिएक्शन क्या था देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का. रिएक्शन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. प्रोटेस्टर्स अरेस्टेड अलॉन्ग विद गांधी जी एंड नेहरू. नेहरू और गांधी जी के साथ साथ बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जो था वो अरेस्ट कर लिए गए. Now, what was the effect on Indians? Patriotism spread, unity among people of different religions. Indians में पैट्रियोटिज्म यानी राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई और साथ ही सभी धर्मों के लोग जो हैं वो यूनाइट हो गए, एक साथ इकट्ठा हो गए. What was the consequences of this movement? The British government called 2 round-table conferences in 1930 and 31 to solve the problems but failed. ब्रिटिशर्स ने 2 राउंड-टेबल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की इंडियन नेशनल कांग्रेस से बातचीत करने के लिए, लेकिन 1931 और 30 में, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व नहीं हो पाई. हेंस द मूवमेंट कंटिन्यूड टिल 1934. अब 1934 तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू रही. अब इसके बाद कुछ और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स आती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट थी इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में. देखिए, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, ये जो था रेडिकल माइंडेड इंडियंस जो थे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल से बहुत परेशान थे. सो दे लूटेड द गवर्नमेंट कैश फ्रॉम अ ट्रेन फॉर बाइंग वेपन्स. एक ट्रेन में जो कि गवर्नमेंट कैश जा रहा था, उस ट्रेन को लूट लिया गया और उस ट्रेन के जो पैसे मिले थे, उस ट्रेन के अंदर जो भी कैश था उससे बहुत सारे वेपन्स जो हैं खरीद लिए गए. जुगांतर पार्टी प्लान्ड एन आर्म्ड रिवोल्ट ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जुगांतर पार्टी जो थी उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक आर्म्ड रिवोल्ट यानी वॉयलेंट रिवोल्ट जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ शुरू किया. भगत सिंह आज़ाद एंड राजगुरु किल्ड पुलिस कमिश्नर सॉन्डर्स इन लाहौर. भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने पुलिस कमिश्नर सॉन्डर्स की हत्या कर दी बिकॉज ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय ड्यूरिंग द लाठी चार्ज अगेंस्ट द प्रोटेस्ट ऑफ साइमन कमीशन.
Batukeshwar Dutt and Bhagat Singh again threw a bomb in Central Legislative Council. सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक मीटिंग में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने एक बॉम्ब डाला, जिसकी वजह से बहुत सारे ब्रिटिशर्स जो हैं वो घायल हुए, इंजर्ड हुए. इंडियन India House, Ghadar Party and Berlin Party were other national revolutionary groups. अब नेशनलिस्ट मूवमेंट में कुछ और भी रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे जिनका नाम इंडिया हाउस, गदर पार्टी और बर्लिन पार्टी था. नाउ द नेक्स्ट एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरकी शुरू की गई थी, यानी ड्यूअल गवर्नमेंट, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया गया था. 1935 में देखते हैं क्या हुआ. गवर्नर जनरल वॉज द हेड ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन विद सुप्रीम पावर. गवर्नर जनरल जो थे ब्रिटिश एम्पायर के, उन्होंने वो ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड थे और उनके पास अल्टीमेट पावर्स थी. द सेंटर, दैट इज़ द ब्रिटिश कंट्रोल डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रेलवेज. जो भी फ़ायदेमंद जितने भी डिपार्टमेंट्स थे वो सभी ब्रिटिशर्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे. अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक और प्रोविज़न भी पास किया गया, एंड ऑफ डायरकी सिस्टम. डायरकी सिस्टम यानी ड्यूअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, प्रोविंशियल और सेंट्रल सब्जेक्ट्स को जो अलग किया गया था, वो भी अब ख़त्म कर दिया गया. और ये डायरकी जो है मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में शुरू हुए थे. नंबर ऑफ इलेक्टेड इंडियन कैंडिडेट्स वॉज चेंज्ड इन प्रोविंशियल असेंबलीज. प्रोविंशियल असेंबलीज में अब इंडियन कैंडिडेट्स जो हैं सेवरल वेरियस नंबर्स के हो सकते थे, ऐसा लिमिटेड कोई भी नंबर नहीं था. इंडियन कैंडिडेट्स हर सीट पर, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकते थे. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, एक फेडरल कोर्ट भी एस्टैब्लिश किया गया. बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग अपोज्ड दिस एक्ट. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का अपोजिशन किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा, बिकॉज द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज रिफ्यूज्ड इन दिस एक्ट. नाउ नेक्स्ट इज क्रिप्स मिशन 1942. क्रिप्स मिशन वॉज सेंट इन इंडिया after First World War. In World War II, the British wanted Congress to cooperate the government to retain their rule. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स चाहते थे कि कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट करे, जिससे कि वो उनका रूल जो है वो रिटेन रहे, कायम रहे हर जगह. एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्टेड ऑल ओवर इंडिया, बट द इंडियंस डिड नॉट wanted to participate in the Second World War. इसलिए पूरे इंडिया में जो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट जो है शुरू हो गई थी. द ब्रिटिश रिफ्यूज टू गिव कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू इंडिया आफ्टर द वॉर. अब ये क्यों हुई एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्ट? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने से इनकार कर दिया था इंडिया को वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. So, in 1942, another mass movement was launched by Gandhi ji, that was Quit India movement. अब Quit India movement जो था एक final blow था ब्रिटिशर्स के लिए to leave India. After the failure of Cripps mission, it became clear that the British would not grant freedom to India. ब्रिटिशर्स जो हैं किसी भी हालत में इंडिया को फ्रीडम नहीं देंगे, ये साफ हो गया था. Gandhiji gave last warning to the British to leave India by launching Quit India movement. 8 अगस्त 1942 को Quit India movement जो है लॉन्च की गई और गांधी जी ने उनको लास्ट वार्निंग दे दी ब्रिटिशर्स को टू लीव इंडिया, इंडिया छोड़कर जाने के लिए. Within 24 hours, all popular leaders along with गांधी जी were arrested. सारे जो पॉपुलर लीडर्स थे, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे लीडर्स, सभी अरेस्ट कर लिए गए. गांधी जी ने लेकिन जाते जाते एक स्लोगन दिया. गांधी जी गेव स्लोगन डू और डाई. डू और डाई मीन्स करो या मरो. मतलब हर हालत में अब हमें ये कोशिश करनी है कि इंडिया को फ्रीडम दिलवानी ही है. Thousands of people were inspired to take part in the movement. बहुत सारे लोग जो थे उनको इंस्पिरेशन मिली
इस मूवमेंट के द्वारा कि इस मूवमेंट को वो आगे बढ़ाएं। तो दैट मीन्स द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज द लास्ट वार्निंग टू द ब्रिटिश टू लीव इंडिया। One another popular leader came into scene was सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप सभी ने सुना होगा। सुभाष चंद्र बोस joined hands with the British enemies like Germany and Japan। बहुत सारे ऐसे और भी कंट्रीज़ थे जो कि ब्रिटिशर्स का एनिमीज़ थे, जैसे जर्मनी और जापान। तो सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और जापान के साथ हाथ मिला लिए अगेंस्ट द ब्रिटिश। ही वेंट अब्रॉड टू टेक हेल्प फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। वो बाहर चले गए, विदेश चले गए, जिससे कि वो दूसरे देशों से हेल्प ले सकें इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। उन्होंने एक स्लोगन दिया, ही गेव स्लोगन, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उनका नारा था। ही रीऑर्गेनाइज्ड इंडियन नेशनल आर्मी इन साउथ ईस्ट एशिया विच वॉज फॉर्म्ड बाय मोहन सिंह। मोहन सिंह के द्वारा ये जो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी साउथ ईस्ट एशिया में। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसको रीऑर्गेनाइज किया नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स होइस्टेड ट्राई कलर इन सम पार्ट्स ऑफ ईस्ट इंडिया बट दे वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश। 1945 के बाद बहुत सारे ऐसे ईस्टर्न स्टेट्स थे जहाँ पर कि इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स ने हमारा तिरंगा झंडा जो है वो लहरा दिया था, लेकिन उन सभी ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया गया और आखिरकार इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो अपनी फ्रीडम लेने के जो इरादे थे उनके वो फेल हो गए। तो दैट वाज सुभाष चंद्र बोस, अ वेरी prominent leader in the nationalist movement. Now last टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर इज़ टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। अब देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई थी। इस वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटिश ये समझ गए थे कि हमें इंडिया को फ्रीडम ग्रांट करनी पड़ेगी। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945 क्लीमेंट एटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी के लीडर थे ब्रिटेन की, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन के रूप में ओथ ली, शपथ ली। He sent a cabinet mission to India in 1946 to form an interim government and a constituent assembly, but Muslim League refused to participate in this इंटरिम गवर्नमेंट। उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में भारत में, जिसमें कि ये कहा गया एक अंतरिम सरकार बना ली जाए भारत में और साथ ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करे। लेकिन ये जो ऑर्डर था ब्रिटिशर्स का वो मुस्लिम लीग ने मानने से मना कर दिया, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द ब्रिटिश। इसलिए दे वांटेड सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, दैट इज़ पाकिस्तान। मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए जिसका नाम हो पाकिस्तान, और ऐसा ही हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रेजेंट किया एक प्लान टू डिवाइड इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। उन्होंने एक प्लान इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो कि पहले गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के भी। उन्होंने एक प्लान तैयार किया जिसमें कि इंडिया को दो भागों में डिवाइड किया गया, दैट वाज इंडिया एंड पाकिस्तान। Some leaders of Indian National Congress refused that proposal but had no choice but to accept partition as riots occurred in many parts of India. कुछ लीडर्स जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे वो नहीं चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग कंट्रीज़ बने, इसलिए उन्होंने विरोध किया इसका। लेकिन उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रॉयट्स यानी हिंसा जो है पूरे भारत देश में फैल गई थी बिटवीन द हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स। सो इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। So guys, this was the end of chapter number 14 of class 8. Thank you for watching this video. We will be discussing
next chapter of India, history in our next video. Till then, bye bye.